नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 105 के चैप्टर नंबर 6 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा अरबों की सिंध पर विजय, तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है। हर बार इसमें से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है, इसलिए इसकी एक पार्ट में वीडियो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ चैप्टर में जो हमें पढ़ाया जाएगा वो ये पढ़ाया जाएगा कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से अरबी लोगों की भारतीय सरजमी पर नज़र पड़ी, और वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से इन आक्रमणकारियों की विजय हुई और भारतीय शासकों की पराजय। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गौरी का आक्रमण इस चैप्टर की मुख्य थीम होगी। चैप्टर में सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है, जहाँ पर यही बताया गया है कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। वास्तव में चैप्टर की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि 7वीं 8वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ और अरब के बाहर इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक रहे हैं, इस्लाम धर्म की जो स्थापना की है वो पैगंबर मोहम्मद द्वारा की गई है, जो कि मक्का के एक अरबी व्यापारी थे। अगर हम उस समय की बात करें अरब की, तो अरब क्षेत्र पर बेडुइन जनजाति का निवास था। यानी कि अरब क्षेत्र पर कौन सी जनजाति निवास करती थी? बेडुइन जनजाति। अगर हम बेडुइन जनजाति की बात करें तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी, अनेक देवी देवताओं की पूजा करती थी। इसके साथ साथ धार्मिक मुद्दों पर लगातार ये लोग युद्ध भी लड़ते रहते थे। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद का उदय हुआ तो उन्होंने इस जनजाति को एक ईश्वरवादी शिक्षाओं से एकीकृत किया, बहुदेववाद की आलोचना करी, मूर्ति पूजा का खंडन किया और इस्लाम धर्म में आस्था का पाठ पढ़ाया। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने जब ये सारे सीन एकीकृत किए, यानी कि अरब जनजातियों को एकजुट किया, तो ये अरब में उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। अरब की एकता में उनका एक बहुत बड़ा योगदान ये माना जाता है। हालांकि अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं, इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार है, वो इतनी आसानी से नहीं हुआ जितनी आसानी से एक लाइन में कह दिया जाता है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो मुस्लिम साम्राज्य में अराजकता आ गई और बड़े पैमाने पर खलीफाओं की क्रांति हुई, उमैयद वंश की क्रांति हुई। बड़े पैमाने पर पूरे के पूरे प्रशासन को संभालने के लिए उत्तराधिकार का एक युद्ध चला, जो कि इतिहास में पढ़ाया जाता है लेकिन हमारे इस कोर्स में नहीं है। अब ऐसे में जब साम्राज्य का गठन हो गया अंततः क्रांति के बाद, तो पूरे इस्लामिक साम्राज्य का जो मुखिया है वो खलीफा को मान लिया गया। यानी कि जितने भी इस्लामिक राजा हैं उन्हें मान्यता देना किसका काम हो गया? खलीफा का। सारे सारे नियम कानून किसके हिसाब से माने जाएंगे? खलीफा के माध्यम से माने जाएंगे। अब जितने भी इस्लामिक राजा होंगे उन सबको मान्यता खलीफा देगा। ऐसे में जितना भी इस्लामिक राज्य बनते जाएंगे, इस्लामिक राज्य की सीमाएं बढ़ती जाएंगी, वो सब खलीफा का साम्राज्य बनता जाएगा। खलीफा के साम्राज्य की बात किया है तो लगभग चलते 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका साम्राज्य स्थापित हो गया, जो कि एक छोटे से मक्का और मदीना के क्षेत्र से शुरू हुआ था। तो देखा जाए तो एक अरब व्यापारी जिनका नाम पैगंबर मोहम्मद था, जिन्होंने एक उपदेशक के रूप में लोगों को एकीकृत किया और देखते ही देखते उन्हें भगवान की उपाधि भी मिल गई। और इस प्रकार से एक छोटे क्षेत्र से शुरू होकर इस्लाम पूरी दुनिया के लगभग हर हिस्से तक, कोने तक पहुंच गया। अब ये तो बात हो गई इस्लाम के प्रचार प्रसार की, जो कि बहुत छोटी सी बात एक पैराग्राफ में की है। फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की गई थी। आगे चैप्टर में चचनामा के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होती है कि चचनामा क्या है। इसके साथ साथ क्या चचनामा सिर्फ और सिर्फ सिंध के बारे में वर्णन करता है या फिर एक व्यापक ग्रंथ है? तो देखिए, जो अरब लोगों ने भारत पर आक्रमण किया है, तो जो अरब लोगों ने भारत पर आक्रमण किया है, इसके बारे में इतिहासकारों की जो राय है वो कागजों पर नहीं दिखाई देती। यानी कि किस इतिहासकार का क्या मत है, ये हमें किसी भी पुस्तक में नहीं दिखाई देता कि क्या कारण रहे कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। और इसके साथ साथ अरबों ने जो सिंध पर आक्रमण किया उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, इन सब के बारे में ज़्यादातर ऐतिहासिक स्रोतों की कमी है, ऐतिहासिक पुस्तकों की कमी है। लेकिन फिर भी चचनामा एक ऐसी किताब है जो अरब विजय के बारे में हमें बताती है। तो अरब विजय के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो ये चचनामा किताब से मिलती है, जो कि एक राजा चच थे जो कि ब्राह्मण थे।
इनके ऊपर ये किताब लिखी गई है। तो यहाँ पर यही बताया जाएगा। तो जब हम सिंध पर अरब विजय की बात करते हैं तो ऐतिहासिक स्रोतों की कमी है। ऐसे में जितने भी अरब स्रोत हैं उसमें भी इस्लाम का उदय, इस्लाम के विस्तार से चर्चा की गई है। तो ऐसे में जो ये आक्रमण हुए इनके बारे में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। ऐसे में जो फारसी ग्रंथ, देखिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर ये पॉइंट्स बना सकते हैं अपने आंसर में। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। तो चचनामा एक फारसी ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है? अली कूफी ने। कब लिखा है? 1226 में। तो चचनामा एक फारसी ग्रंथ है जिसे अल कूफी ने 1226 में लिखा है, यानी कि 1226 में लिखा है। ये एक विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत है जिसमें अरब विजय का वर्णन किया गया है। चचनामा एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसने सिंध पर अरब विजय की विस्तृत जानकारी दी है। चचनामा में 6802 to 718 सी तक का सिंध का इतिहास वर्णन है। चचनामा का अर्थ है राजा चच की कहानी। चच की बात की जाए तो वो एक सिंध का एक हिंदू ब्राह्मण शासक था। यह पुस्तक एक फारसी ग्रंथ है जिसे एक उच्च वर्ग ने लिखा है, जहां सिंध की राजनीतिक राजधानी में ये चीज लिखी गई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजा के राज दरबार में न सिर्फ इतिहासकार बल्कि अन्य विभिन्न लोगों को जगह दी जाती है। तो ऐसे ही अलकुकी ने राजा चच के बारे में ये लिखा था और उसी दौरान भारत पर आक्रमण अरबों का हुआ था। सिंध की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे इस समय है, लगभग 70 किलोमीटर उत्तर में फैला हुआ है। कौन सा क्षेत्र? सिंध क्षेत्र। तो लेकिन मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने चचनामा को उतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व इस किताब को मिलना चाहिए था। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों ने, जहाँ की इलियट और डॉसन ने इस किताब का ट्रांसलेशन किया और आगे चलकर इसी से हमें उस समय के अरब आक्रमण के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि चचनामा को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना महत्व इसे दिया जाना चाहिए था। लेकिन अल कुकी ने बताया है, जिसने कि चचनामा को लिखा है, कि 8वीं शताब्दी की एक अरबी पुस्तक का अनुवाद है जो कि हमें बताता है कि इस्लाम के आने के अलावा इसमें बहुत सारी जानकारी हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं इस्लाम के कैसे प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन ऐसा नहीं, केवल इस्लाम के प्रचार प्रसार के बारे में इसमें कहानी है। यह पुस्तक उस समय के ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट के बारे में हमें बताती है, यानी कि भौगोलिक व्यवस्था के बारे में बताती है। इसके साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताती है। ये किताब हमें यह भी बताती है कि हमारी आपसी फूट की वजह से ये आक्रमणकारी सफल हो पाए थे। अगर हम लोग एकजुट होते तो शायद भारी आक्रमण भारत पर नहीं होते। जैसे कि योहान फ्राइडमैन, मनन अहमद आसिफ, ऐसे कई सारे विद्वानों ने इस किताब को पढ़ा है और इसका समय समय पर विश्लेषण भी किया है और इसके लिए व्यापक पैमाने पर लॉजिकल तर्क दिए गए हैं। तो जिन विद्वानों ने किताब पढ़ी है वो ये कहते हैं कि अगर हमें मिडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है, मध्यकालीन इतिहास हमें जानना है जो कि अरबों के आक्रमण से शुरू होता है, तो उसके लिए किताब एक विस्तृत स्रोत कहलाएगी। तो ये तो बात हो गई चचनामा पर इतिहासकारों की क्या राय है। आगे बात की गई है कि चचनामा में क्या वर्णन किया गया है। तो फ्राइडमैन किताब को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले भाग में मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाओं से शुरुआत होती है। पैगंबर मोहम्मद की तारीफ में वर्णन किया गया है। उसके बाद अरब योद्धाओं की कुशलता के बारे में लिखा गया है। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध के सैन्य कारनामों का वर्णन किया गया है और इसके साथ साथ में अरबों के सिंध पर हमले का वर्णन किया गया है। शुरुआत में राजा चच से शुरुआत होती है और राजा चच और उसके उत्तराधिकारियों का वर्णन भी चचनामा में किया गया है, जहाँ चच के बारे में बताया जाता है कि चच बिन स्लाइज एक ब्राह्मण था और शुरुआत में ये राजा नहीं था, ये सिंध के राजा का मुख्यमंत्री था। लेकिन जब सिंध का राजा मर गया तो रानी की सहायता से ये अपनी सत्ता पर आ गया और सत्ता में आते इसने किले पर कब्जा कर लिया और बहुत सारी संधियाँ की। हिंदू और बौद्ध जनता दोनों को अपने आप में मिला लिया और सिंध में एक बहुत बड़े राज्य की स्थापना करी। किसने? राजा चच ने। उसकी नीतियाँ आक्रामक भी थी, उसकी नीतियाँ रक्षात्मक भी थी, उसकी नीतियाँ स्वतंत्रता वाली भी थी, उसकी नीतियाँ दयालु वाली भी थी। लेकिन लंबे समय तक वो सिंध पर राज नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो अच्छा शासक था, लेकिन जिस शासक के उत्तराधिकारी अच्छे ना हो तो उस राज्य का पतन बिल्कुल तय है। आगे चलकर उसके मरने के बाद उसके 2 पुत्र थे, एक दहर और एक दहर सिया। इनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ कि कौन शासक बनेगा, जैसा कि इस किताब में लिखा भी है। फाइनली दहर सत्ता में आ जाता है और जब दहर सत्ता में आता है तो पता है वो क्या करता है? जितने भी लोग अरब शासकों के विरोधी थे, जितने भी समुद्र डाकू थे, जितने भी युद्ध सरदार थे जो कि अरब शासकों के खिलाफ थे, उन सबको ये संरक्षण देता है। अब जब ये उन सबको संरक्षण देगा तो सीधी सी बात है, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। तो जब दहर सत्ता में आता है तो अरब शासकों के दुश्मनों को, यानी कि जो समुद्री लुटेरे अरब नावों को लूट लेते थे, उन सबको इसने क्या दिया? संरक्षण दिया।
अहमद आसिफ कहता भी है कि ये पुस्तक 3 भागों में है। पहले भाग में 3 परस्पर विषय हैं जो राजा की वैधता के लिए बताते हैं कि एक राजा के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं कि प्रजा उसे राजा माने। इसके साथ साथ इस पुस्तक में यही बताया गया है कि एक राजा को शासन चलाने के लिए सलाहकारों की एक अच्छी परिषद काउंसिल होनी चाहिए, मंत्री परिषद होनी चाहिए और न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। फिर दूसरे भाग में खलीफाओं के शासन के बारे में लिखा है, वालिद तक के शासन के बारे में लिखा है। इसमें खलीफा उमर की भी बात की गई है, मुसलमानों के सैनिक अभियानों की बात की गई है, मकरान, जबुलिस्तान, कंधार जैसे क्षेत्रों में जो लड़ाइयाँ हुई उनके बारे में भी लिखा गया है। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में भी लिखा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में यानी कि 711 में सिंध पर कब्जा किया, सिंध पर आक्रमण किया। अंत में इस चचनामा में कासिम के पतन के विस्तार से चर्चा की गई है कि कासिम की हत्या कैसे हुई, जहां हमें यह बताया जाता है कि देखिए जब मोहम्मद बिन कासिम हम पर आक्रमण करने आया तो मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने आया और वो इस आक्रमण में सफल भी हुआ, उसने दहर की सेना को हरा दिया। लेकिन यह माना जाता है कि कासिम जब वापस आ रहा था तो बहुत सारा धन धान्य और दहर की बेटियों को भी अपने साथ ले गया। दहर की बेटी ने खलीफा के सामने मोहम्मद बिन कासिम पर यह आरोप लगाया कि मोहम्मद बिन कासिम ने उन स्त्रियों का शोषण किया है। ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी स्वामी भक्ति देने के लिए अपनी गर्दन काटकर अपनी स्वामी भक्ति दी। आगे चलकर खलीफा ने इन दोनों ही स्त्रियों को मरवा दिया। तो ये सब कहानियां हैं इतिहास में, लेकिन ये सब हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में सिर्फ ये है कि चचनामा हमें क्या इतिहास बताता है। तो आई होप सो चचनामा पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर देने में सक्षम हैं। कि सबसे पहले आप चचनामा में क्या बताएंगे कि चचनामा के बारे में इतिहासकारों की कोई राय नहीं है। जब अरब लोग सिंध पर आक्रमण कर रहे हैं तो उस समय कोई भी ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे हमें अरबों की सिंध पर विजय के बारे में पता चले। लेकिन उसी समय का एक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? चचनामा। तो चचनामा राजा चच की एक कहानी है और साथ साथ उस समय के सिंध प्रदेश की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ये बताती है कि क्या कारण रहे जो अरबों ने सिंध पर आक्रमण किए। तो ऐसे में पता चलता है कि चचनामा सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं, बल्कि चचनामा उस समय की सिंध की भौगोलिक परिस्थितियां, अरबों के आक्रमण के कारण और दहर की पराजय के कारण ये सारी ये किताब बताती है। तो चचनामा पे टिप्पणी आए, चचनामा पे क्वेश्चन आए, आई होप सो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे चैप्टर में दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है। अभी तक हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है चचनामा कि सिंध पर विजय और महमूद गजनवी का आक्रमण। हालांकि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में अभी थोड़ा सा हमने जान भी लिया है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो देखिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि पूरे के पूरे आने वाले सब्जेक्ट के पूरे कोर्स की वीडियो अपलोड की जाएं। जब तक आपका हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हमें पता ही नहीं चलता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इसलिए हम पूरे कोर्स की वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो आप लगातार अपना समर्थन हमें दीजिए ताकि हम अपने कोर्स को लगातार आगे बढ़ाते रहें। तो सिंध पर अगर विजय की बात की जाए तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, अगर हम इस मैप को भी देखें तो सिंध वर्तमान में पाकिस्तान के साउथ ईस्ट क्षेत्र में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट के इस क्षेत्र का एक लंबा इतिहास रहा है जब हम सिंध की बात करते हैं, क्योंकि भारत की बात की जाए तो भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक प्रदेश था और उत्तर में हिमालय की पर्वत चोटियां। तो ऐसे में भारत में जो जमीनी मार्ग से आने का एक रास्ता था वो था कौन सा? सिंध। कि अफगान पहाड़ियों को पार करके सारे के सारे जो लोग थे वो इसी तरफ से आते थे और उस समय भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है यही भारत का प्रवेश द्वार था, क्योंकि समुद्री जो सैनिक अभियान हैं वो उस समय उतने प्रभावशाली नहीं थे। तो प्राचीन काल से सिंध की अगर हम बात करें तो ये शेष भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ता था। तो ऐसे में व्यापार का भी केंद्र रहा होगा, वाणिज्य का भी केंद्र रहा होगा। अरब व्यापारी बड़े पैमाने पर यहाँ पर आते थे और यहाँ से अपना सामान ले जाकर यूरोपीय क्षेत्रों को बेचते थे। ऐसे में जो ये क्षेत्र था ये व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ इसके लगातार व्यापारिक संबंध बढ़ते गए और ऐसा कि जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि वह क्षेत्र जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो वो क्षेत्र केवल उस देश का क्षेत्र नहीं रहता बल्कि वो विश्व की गतिविधियों में आ जाता है। जैसे कि वर्तमान में अगर हम बात करें कि जितने ही विश्व में औद्योगिक केंद्र है, जैसे कि भारत की बात करें मुंबई हमारी औद्योगिक राजधानी है। मुंबई सिर्फ भारत की औद्योगिक राजधानी नहीं है बल्कि विश्व के बहुत सारे औद्योगिक नगरों से जुड़ी हुई है, क्योंकि व्यापार का एक जाल यहीं से शुरू होता है और यहीं पर खत्म होता है। बंगलुरु इसी टाइप से उस समय जो सिंध था, सिंध भी व्यापारिक माध्यम से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे विभिन्न व्यापारी यहाँ पर आते थे, यात्रा करते थे और सिंध के बारे में लिखते भी थे।
अपनी, और इसके साथ भारत के, आपको पता ही है, भारत अपनी भारतीय संपत्ति के बारे में पूरे विश्व में फेमस था। तो भारत से बड़ी मात्रा में ये लोग सोना, हीरा, रत्न जड़ित मूर्तियां अरब ले जाते थे, क्योंकि भारत लंबे समय से अपनी धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था और इसलिए अरब उस पर विजय पाना चाहते थे। यानी कि सिंध पर विजय का पहला कारण क्या पता चला है? सिंध पर विजय का, जो सिंध पर अरबों का जो आक्रमण हुआ है, उसका पहला कारण है भारत की अकूत की धन दौलत। तो जब अरब व्यापारी भारत में आते थे तो भारत के जो सोना, चांदी, हीरे जवाहर, रत्नमणि देखते थे, भारत की शान शौकत जो देखते थे, वो जाके अपने यहाँ वर्णन करते थे। अपने यहाँ वर्णन करने के बाद वो क्या करते थे, वहाँ के जो राजा थे वो भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। तो अगर सिंध पर विजय क्यों पाना चाहते थे आक्रमणकारी, तो उसका पहला कारण क्या था? भारत की धन संपदा। दूसरी बात, चूंकि आक्रमणकारी इस्लाम को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे, ऐसे में इनकी नजरें भारत पर थीं कि भारतीय लोगों को किस प्रकार से इस्लाम में दीक्षित किया जाए। तो अरबों की भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध के तटीय शहरों में घुसपैठ जो है वो 636 से शुरू होने लगी, जब उनका खलीफा था उमर, जो कि पैगंबर साहब के दूसरे उत्तराधिकारी थे। अब ऐसे में इन्हें धन संपत्ति की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने लूट का एक अभियान चलाया और लूट का ये अभियान शुरू हुआ मुंबई के निकट ठाणे से और लगातार यहाँ पर लूटपाट होती रही। ये लूटपाट के लिए आक्रमण नहीं, आगे चलकर ये प्रशासन के लिए भी शुरुआत हुई। भारतीय दौलत को पाने की कामना सिंध की विजय का कारण सबसे ज़्यादा था। इसके साथ साथ इस्लाम का प्रचार प्रसार। तो जब आपसे पूछेगा कि ये लोग आक्रमण क्यों कर रहे हैं, इसके क्या कारण हैं, तो सबसे पहले क्या बताओगे? भारत की दौलत। दूसरा क्या बताओगे आप? इस्लाम का प्रसार। तीसरा प्रशासन बढ़ना। चौथी बात ये थी, अफगानिस्तान में लगातार राज प्रशासन के लिए युद्ध होते रहते थे। ऐसे में जो लोग वहाँ युद्ध हारते थे वो भारत की तरफ बढ़ जाते थे। अगला जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जो अरब जहाज थे जो भारत से व्यापार के माध्यम से आवाजाही करते थे, उन जहाज़ों को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। अब जब इन समुद्री लुटेरों ने उन जहाज़ों को लूट लिया तो उन लुटेरों को संरक्षण दिया हमारे राजा दहर ने। तो जो सिंध का राजा दहर था उसने क्या करा, इन लुटेरों को आरक्षण दिया, और माफ़ कीजिए संरक्षण दिया। ऐसे में जिन्होंने इसको संरक्षण दिया, यानी कि अगर कोई मेरा माल लूट ले और कोई बंदा उसे अपने घर में शरण दे तो मैं क्या करूँगा? मैं उसके खिलाफ भी तो लड़ाई छेड़ूंगा। तो अरब लोगों ने उन समुद्री डाकुओं को सबक सिखाने के लिए आक्रमण किया और उस आक्रमण की चपेट में आ गया राजा दहर। तो ऐसे में जो उस समय खलीफा था, उस खलीफा से आज्ञा लेकर हज्जाज नाम के राजा ने सिंध पर हमला करने की अनुमति ली और उस समय खलीफा था वालिद। इसके बाद राजा के विरुद्ध एक के बाद एक 3 सैनिक हमले किए गए। देवाल में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा तीसरे हमले में दहर की हार हुई और वो मारा गया। तो अब बात करते हैं आगे हम मोहम्मद बिन कासिम की। यानी कि अब तक चैप्टर में ये बताया गया हमें कि अरब भारत पर आक्रमण करना क्यों चाहते हैं। तो उसके 3 बड़े कारण हमारे सामने आए। पहला, भारत की धन संपत्ति। दूसरी बात, इस्लाम के प्रसार की इच्छा। और तीसरा और तत्कालिक कारण था समुद्री लुटेरों का योगदान। अब मोहम्मद बिन कासिम की बात किया जाए तो मोहम्मद बिन कासिम एक 17 वर्ष का उमैयद सेनापति है जिसने सिंध के विजय का नेतृत्व किया था। ये किशोर, अगर हम इसकी बात करें, ये अपनी किशोर अवस्था में ही सिकंदर के पद चिन्हों पर चलना चाहता था और विश्व विजेता बनना चाहता था। ये सिंधु घाटी में एक नए धर्म और एक नई संस्कृति को लेकर आया। जैसा कि चचनामा में इसका वर्णन किया गया है कि इराक के राज्यपाल हज्जाज ने सिंध के विरुद्ध सैनिक अभियान में मोहम्मद बिन कासिम को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो सिंध पर आक्रमण करे और सिंध को लूट ले। मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो हज्जाज का भतीजा था और एक कुशल सेनापति था। इसने क्या करा, जब इसने यहाँ पर आक्रमण किया तो इसकी सेना का आधार था सीरिया के गुंड जनजाति। सीरिया के अगर हम गुंड जनजाति की बात करें तो इस जनजाति के 600 सैनिक इसके सैन्य दल में थे। यहाँ से मोहम्मद इब्न हरून को लेता है और उसके साथ पूर्व की ओर बढ़ जाता है। सिंध घाटी पर दहर नाम का राजा का शासन था। वो राजा चच का पुत्र उत्तराधिकारी था। अरब सेना इस घाटी पर विजय पाना चाहती थी। चचनामा किताब में लिखा भी है, चच का विशाल साम्राज्य जो कि मकरान और कश्मीर तक फैला हुआ था, लेकिन दहर के शासनकाल में यह क्षेत्र इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ था। इस क्षेत्र की सीमाएं सिकुड़ गई थी। एक जनरल के रूप में मोहम्मद बिन कासिम सिंधु घाटी तक देवाल शहर के थलीय क्षेत्र को घेर कर पहुँच जाता है और बहुत सारी युद्ध सामग्री उसके पास पहुँच जाती है। देवाल सिंधु नदी के मुहाने पर एक बहुत बड़ा शहर था जिस पर राजा दहर के लेफ्टिनेंट का शासन था। तो
तो यहाँ पर आती है मोहम्मद बिन कासिम की सेनाएं और इस लेफ्टिनेंट को पल भर में हरा देती है। इसके बाद सेनाएं ऊपरी सिंध घाटी तक बढ़ जाती हैं और निरून पर पहुँच जाती हैं और वहाँ का राजा आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद सड़ुसन, सावंतरी, बसमत आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाता है। अंत में कासिम सिंधु नदी पार करके स्वयं देहर से निपटना चाहता है। दूसरी तरफ से देहर अपनी सैनिक शक्ति के साथ कई दिनों तक वीरतापूर्वक क्या करता है, हमलावरों से युद्ध करता है, किंतु अंत में वो मारा जाता है। इसके बाद राजधानी ब्राह्मणाबाद और अलौर पर कब्जा कर लिया गया और मोहम्मद बिन कासिम का ये सफल अभियान यहाँ पर पूरा होता है। तो ये सब चीज़ों का वर्णन कहाँ पर किया गया है? ये सब चीज़ों का वर्णन किया गया है चचनामा में। अलौर की बात किया है तो अलौर में कासिम द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाला उदारता और धार्मिक नीति। देखिए, जब मोहम्मद बिन कासिम आया, शुरुआत में इसने युद्ध में जब जीता तो इसने बड़े पैमाने पर लोगों को तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन की बात करी और बड़े पैमाने पर लोगों को मारा। किंतु जब इसे पता चल गया कि यहाँ के लोग जो हैं वो कट्टर हैं और इतनी आसानी से धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर नहीं किया जा सकता, तो इसने उदारता की नीति अपनाई और इसने क्या करा, एक कर प्रणाली के तहत लोगों को छोड़ दिया और अपने लेफ्टिनेंट को यहाँ पर शासन करने के लिए छोड़ दिया और ये कहा कि जितने भी लोग गैर मुस्लिम हैं वो सभी एक अन्य प्रकार का टैक्स देंगे, जैसा कि चचनामा में वर्णन भी किया गया है। चचनामा में यह भी उल्लेख है कि वो ब्राह्मणों को भले और भरोसेमंद जन कहता है। हालांकि उसने ब्राह्मणों की जो सत्ता है उसे इसलिए माना ताकि भारतीय लोग जो हैं उनका समर्थन वो हासिल कर सके। तो खैर कुछ भी हो, मोहम्मद बिन कासिम ने धार्मिक स्वतंत्रता दी लोगों को और वो धार्मिक स्वतंत्रता का पक्षधर था, ऐसा चचनामा कहता है। हालांकि इतिहासकारों की इसके बारे में अलग अलग राय है। तो अब तक हमने जो चैप्टर में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अरब सिंध पर आक्रमण क्यों करना चाहते हैं, चचनामा किस प्रकार का ग्रंथ है, मोहम्मद बिन कासिम और उसके सैनिक अभियान, और हम बात करेंगे अरब प्रशासन की। तो जब हम अरब प्रशासन की बात करेंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र को जीता जाए बात केवल जीतने तक सीमित नहीं रहती। दो प्रकार के आक्रमण होते हैं। एक आक्रमण होता है कि आपने आक्रमण किया, सामान लूटा और अपने घर चले गए। दूसरा आक्रमण होता है कि आपने आक्रमण किया, राजा को हराया और वो क्षेत्र अपने आप में मिला लिया और उस क्षेत्र को अब आप खुद चलाओगे। तो सिंध के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद यहाँ पर अरब प्रशासन को लागू किया गया, क्योंकि अब ये माना जाने लगा कि सिंध अब अरब प्रशासन क्षेत्र का एक भाग है। ऐसे में जितने भी अरब नियम कायदे कानून थे वो यहाँ पर लागू होने लाजमी थे। अगर हम प्रारंभिक मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें, प्रारंभिक मध्यकाल की बात करें, तो अरब शासन बहुत ज़्यादा उदार था और लचीला था। अरब विजेताओं ने भारतीय प्रथाओं में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। अरब प्रशासन तंत्र ने खलीफा उमर ने अरबों को स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और भू संपत्ति अर्जित करने की अनुमति नहीं दी। यानी कि जो खलीफा उमर था इसने क्या कहा कि जैसा जिस क्षेत्र में शासन चल रहा है उस क्षेत्र में वैसा शासन चलने दो और उनकी संपत्ति वगैरह मत छीनो, सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दो। जो क्षेत्र जिस मुखिया के अधिकार क्षेत्र में है उसे उस मुखिया के अधिकार क्षेत्र में ही रहने दो, बस उससे ये कह दो कि वो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दे और हमें अपना शासक माने। कासिम की देहर पर विजय के बाद ऐसी व्यवस्था बनाई गई और इसी व्यवस्था को हम ब्राह्मणाबाद व्यवस्था कहते हैं, जिसमें हम हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जैसे कि पीपल ऑफ द बुक तथा जिम्मी के रूप में उन लोगों को माना गया जो लोग गैर मुस्लिम थे और इन्हें अलग से टैक्स देना पड़ता था। इन्हें अपने धर्म को अपनाने और देवी देवताओं को पूजा करने की पूरी अनुमति दी गई थी। इसके साथ साथ इनकी संपत्ति छीनने की अनुमति नहीं दी। जनता अपने मंदिरों की मरम्मत करवा सकती थी, अपने धर्म को मान सकती थी। ये सब उस समय की बात थी। खलीफा ने उदारता की नीति को अपनाया और फिर हज्जाज और कासिम ने भी इसे ही आगे बढ़ाया। तो ये अरब प्रशासन था। तो यहाँ से चैप्टर का एक पार्ट पूरा होता है जहाँ पर हमें चचनामा के बारे में, आक्रमण के कारण, आक्रमण में किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम सफल होता है और मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो क्षेत्र जीते जाते हैं उन क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलाया जाता है। तो आगे अगर हम चैप्टर की बात करें तो आगे चैप्टरों में अरबों की सिंध पर विजय क्या परिणामों की जीत थी या बगैर परिणामों की जीत थी, इस पर बात की जाएगी। इसके साथ साथ महमूद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गौरी का आक्रमण इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में हम इसे इतना ही रखते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। मैंने बताया था आपको लगभग 35 पन्नों का चैप्टर है ये किताब में, जिसे समराइज़ करने में भी लगभग 2 से 3 वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।